हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो नीट 2020 का एग्ज़ाम है और जेई मेंस का, वो अब ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है कि वो होगा, इनएविटेबल है। तो अब जो टाइम हमारे हाथ में है वो बहुत कम है, 10-12 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इन 10-12-15 दिनों के अंदर किस तरह से हम अपने फ़िज़िक्स को रिवाइज़ करें, इस सब्जेक्ट पे हम आज थोड़ा फोकस करेंगे कि जो बेस्ट हम ले सकते हैं इस टाइम को किस तरह ले कि हम एग्ज़ामिनेशन के लिए पिन पॉइंटेड स्टडी कर पाएँ, हम बहुत ही रेलेवेंट जो टॉपिक्स हों केवल वो पढ़ पाएँ। इसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो जो मेन स्ट्रैटेजी होगी इस टाइम पे फ़िज़िक्स रिवाइज़ करने की, वो कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस करें। अभी आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर एक उठा लें, नीट का या जेई मेन का। सो पिक अ प्रीवियस ईयर पेपर। पहला काम आपको करना है कि पिक अ प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर लेने के बाद आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसमें जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट ये है कि गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक एक करके 1 2 3 4 करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पिक करिए आप उसको। ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका फोकस केवल ये नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन ही करें, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। आपको उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व जो भी थ्योरी है, उस सब टॉपिक की जो भी थ्योरी है, उसको भी ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा कि अगर वो सब टॉपिक एक रेलेवेंट सब टॉपिक है और उसके और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन फिर आगे आपसे आगे ना छूटें, उनमें गलती ना हो। सो थर्ड स्टेप जो होगा वो ये होगा कि रिवाइज द थ्योरी इन्वॉल्व ब्रीफली। ठीक है। जो थ्योरी इन्वॉल्व है उसको ब्रीफली रिवाइज करें। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पेपर पिक कर रहा हूँ और आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चन लगाएं और उससे साथ जो रिलेटेड थ्योरी है वो किस तरह से हम रिकैप करें। तो आइए देखते हैं हम प्रीवियस ईयर का एक पेपर। देखिए हमारे सामने ये नीट के प्रीवियस ईयर का पेपर खुल गया है। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये देखिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर इज व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ L। अब ये जो वायर है, इस वायर की जो लेंथ है ओरिजिनली वो L है। तो L लेंथ का इलास्टिक वायर है और इसको हमने कैपिटल M मास इससे सस्पेंड कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इलास्टिक वायर है तो जब हम इससे मास सस्पेंड करेंगे तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो जो इलोंगेशन दिया हुआ क्वेश्चन में वो दिया हुआ स्मॉल l। अब इसकी टोटल लेंथ हो गई L + L। ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो वायर में है वो निकालें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज आस्क्ड। ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा इलास्टिक वायर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर हम जाएंगे। तो पूरा चैप्टर डिटेल में इलास्टिसिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा मैं इसकी सिमिलैरिटी बताता हूँ इलास्टिक स्प्रिंग के साथ। इलास्टिक स्प्रिंग के बारे में हम क्या जानते हैं? अगर हम बात करें इलास्टिक स्प्रिंग की, तो इलास्टिक स्प्रिंग में दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। पहला F = kx। F जो है वो स्प्रिंग फोर्स है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है, लिख देता हूँ मैं। और x जो है दैट इज इलोंगेशन और कंप्रेशन, या तो इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा। ठीक है। अगर ये इसका इलोंगेशन या कंप्रेशन है तो इसकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपने पढ़ा होगा, एंड दैट इज इक्वल टू ½ kx²। नाउ ½ kx² को हम चाहें तो ½ kx × x भी लिख सकते हैं, और kx को हम लिख सकते हैं जो स्प्रिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड। सो इट इज़ स्प्रिंग फोर्स × x / 2। अब हम बात करते हैं इलास्टिक वायर के बारे में।
इलास्टिक वायर बिल्कुल इलास्टिक स्प्रिंग की तरह होता है, उसके सारे फॉर्मूले उसी की तरह होते हैं। इलास्टिक वायर पे अगर थोड़ा सा हम रिकैप करें तो इलास्टिक वायर के अंदर जो फोर्स होता है, दैट फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हम लिखते हैं यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब इससे अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलता है y इंटू ए डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एल। इस स्मॉल एल को आप x की तरह देखिए, इलोंगेशन की तरह। सो बेसिकली आप देखिए ये भी फॉर्मूला F इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में आया। यानी स्प्रिंग के अंदर, इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर फोर्स कांस्टेंट जो होता है वो होता है K, और इलास्टिक वायर के अंदर जो फोर्स कांस्टेंट होता है दैट इज आल्सो K विच इज इक्वल टू वाई ए बाई एल। बट हमें इसमें नहीं जाना है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। अब हमने इसके बीच में एनालॉजी स्थापित कर ली, अब हम पोटेंशियल एनर्जी का लिख सकते हैं। जैसे वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ एफ एक्स इंटू एफ एस इंटू एक्स, ये वाला फॉर्मूला, उसी तरह से हम यहाँ भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे हाफ इंटू एफ इंटू एक्स के जगह एल। और बताइए किस फोर्स ने इसको इलोंगेट किया है? इसको इलोंगेट किया है एम जी ने। ठीक है, तो अब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है वो है हाफ इंटू कैपिटल एम जी इंटू लेंथ। तो ये हो गया हमारे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट। तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। स्मॉल एल है, ध्यान रखिए कैपिटल एल नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अगर आपको ज़रूरत होगी तो ये आपको पिक मिल जाएगी। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसको सेव करने के बाद। तो इसको मैंने सेव कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि द मास इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका। हाँ जी, तो मास को हमने एक थिन वायर में अटैच किया है और उसको वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। ठीक है, वायर का टूटने का जो चांस होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? नंबर 1, व्हेन द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, द वायर इज हॉरिजॉन्टल, द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। वेरी इजी क्वेश्चन। अब वर्टिकल सर्किल मोशन पे थोड़ा जाते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे अगर हम जाएं, वायर में मास लगा के आप इसको वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग के टूटने का सबसे ज़्यादा चांस वहाँ पे होगा जहाँ पर वायर के अंदर टेंशन सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि टेंशन ही इस स्ट्रिंग को तोड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, और इसके लिए हमें बनानी होगी एफबीडी। तो अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो आप कह सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा टेंशन जो होगी वो लोएस्ट पॉइंट पे होगी। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो आप किसी भी जनरल एंगल पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने थीटा एंगल पे लिया इसको, और थीटा एंगल पे मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में मेरे को फोर्स कौन कौन से दिखाई पड़ेंगे बताइए आप? फ्री बॉडी डायग्राम पे जो फोर्स मुझे दिखाई पड़ेंगे वो है, एक तो टेंशन जो कि रस्सी के अलोंग होगा, पुलिंग फोर्स होता है ये। दूसरा ये जो पार्टिकल लटका हुआ है इसका वेट mg, यही दो फोर्सेस होंगे। सो दीज आर द टू फोर्सेस। हमेशा याद रखिए जब आप किसी को वर्टिकल सर्किल में घुमाते हैं, अगर रस्सी की मदद से घुमा रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होता है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ टेंशन एंड mg। ठीक है, अब इससे हम टेंशन निकालेंगे और हम देखेंगे कि टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा। तो टेंशन निकालना है तो इसका मतलब हमें रेडियल डायरेक्शन का नेट फोर्स निकालना है। तो बेहतर ये होगा कि जो भी फोर्सेस इस पे हम लग रहे हैं उसको हम रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्प्लिट करें। तो कौन बचा? टेंशन तो ऑलरेडी रेडियल डायरेक्शन में है, तो बच गया mg। तो हम mg को रिजॉल्व करते हैं। तो mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और mg का दूसरा कंपोनेंट इधर चला जाएगा। अभी ये एंगल थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा होगा तो mg का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा। करेक्ट है? दूसरा कंपोनेंट mg का साइन थीटा होगा, बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर कंसर्न बेसिकली इन द रेडियल डायरेक्शन।
तो अब हमारा जो टेंशन का एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है बताइए। तो टेंशन का एक्सप्रेशन लाने के से पहले हम कौन सी थ्योरी इस्तेमाल करेंगे टेंशन का फोर्स निकालने के लिए? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर वर्टिकल सर्किल में वर्क हो रहा है तो रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। जो टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स है mg साइन थीटा, ये जो फोर्स है mg साइन थीटा, इसका काम तो केवल उसकी स्पीड को चेंज करना है, घटाना या बढ़ाना। रेडियल डायरेक्शन में उसको जो फोर्स दे रहा होगा डायरेक्शन चेंज करने के लिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? नेट रेडियल इनवर्ड फोर्स, नेट रेडियल इनवर्ड फोर्स। सो व्हाट इज द नेट रेडियल इनवर्ड फोर्स? नेट रेडियल इनवर्ड फोर्स की वैल्यू हो गई यहाँ पे T माइनस mg cos थीटा। और अगर ये नेट रेडियल इनवर्ड फोर्स है तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, जो कि रस्सी की लेंथ के बराबर है। तो इससे हमें टेंशन की वैल्यू कितनी मिलती है? हमें टेंशन की वैल्यू मिलती है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल प्लस mg cos थीटा। अब देखिए ये हमारा टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया किसी भी जनरल एंगल थीटा पे, सही है। अब ये टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है जहाँ cos थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। लेकिन एक और डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पे और वो है वेलोसिटी। एक और डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे है और वो फैक्टर कौन सा है? वो फैक्टर है वेलोसिटी का। अब आप खुद सोचिए, अगर हम वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं तो हमारी स्पीड जो बॉब की होगी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? देखिए जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। तो उस कंडीशन में अगर एक मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म बढ़ता है तो दूसरे का फॉर्म ऑब्वियसली क्या होगा? कम होगा। तो जैसे जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, जिसका मतलब ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगी? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी कहाँ पे? लोवेस्ट पॉइंट पे। इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी? लोवेस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्पीड भी मैक्सिमम होगी इसका मतलब। तो भैया लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड भी मैक्सिमम और लोवेस्ट पॉइंट पे थीटा भी ज़ीरो। लोवेस्ट पॉइंट पे एट लोवेस्ट पॉइंट थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है कॉस थीटा की। तो अब समझ में आया सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे होगा? टेंशन विल बी मैक्स, टेंशन विल बी मैक्स एट लोवेस्ट पॉइंट L वेयर थीटा इज इक्वल टू 0। तो जवाब मिल गया। टूटने का सबसे ज़्यादा चांस कहाँ पे होगा बताइए? व्हेन द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट। और अगर पूछा जाए कि टूटने का सबसे कम चांस कहाँ पे होगा, सो दैट विल बी द हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि वहाँ टेंशन भी सबसे कम होगा। टेंशन क्यों कम होगा? कि एक तो वहाँ कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी ना, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा विल बिकम 180, सो कॉस थीटा इज मैक्सिमम। एंड सेकेंडली वहाँ स्पीड भी सबसे कम होगी। क्लियर है? तो इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंटा एंटर परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। खैर अब नीट के पेपर हैं उनमें लिखा हुआ है तो चलो मैग्नेटिक फील्ड ही कहेंगे इसको। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स आर एच एंड अल्फा वी पी। तो जैसा कि साफ साफ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ओके, now this is the question of uniform magnetic field, a charged particle moving in a uniform magnetic field, right? And we have to find the radius of trajectory. So 12th का टॉपिक है, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और परपेंडिकुलरली इंटर करता है तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियस निकालने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई mv² यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे? ऑब्वियसली यह एक ही फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? बी क्यू वी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज बी क्यू वी। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम इससे इक्वेट करेंगे तो रेडियस का एक्सप्रेशन आ जाएगा mv डिवाइडेड बाई बी क्यू। देखिए, टारगेट ये नहीं कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, टारगेट ये है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए, कि फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाए। नाउ एक चीज़ देखिए, केवल हम इसको mv बाई बी क्यू नहीं लिख सकते, हम इसको p यानी मोमेंटम बाई बी क्यू भी लिख सकते हैं। और अगर आपने कभी मैकेनिक्स पढ़ा हो तो शायद आपने पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, उसको हम p²/2m भी लिखते हैं। p इज़ द मोमेंटम, m इज़ द मास। p का वैल्यू mv होता है ना, आप इसको पुट करके देख लो, हाफ mv² आ जाएगा। तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं √2km अपॉन bq। सही है। अब आप ये क्वेश्चन में देखो कि मुझे इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, और वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या दिया हुआ है। क्योंकि देखो, हमें दो चार्ज पार्टिकल को कंपेयर करना है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल में डिफरेंस कहाँ होगा? उनके चार्ज में डिफरेंस होगा, उनके मासेस में डिफरेंस होगा। तो उन्हीं के तौर पे आपको तुलना करनी है, तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कांस्टेंट क्या है ये देखो। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इन दोनों का मोमेंटम क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है। मोमेंटम सेम दिया हुआ मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला पिक करना है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला पिक कर ले तो साफ साफ पता चलता है कि रेडियस जो होगा मोमेंटम सेम होने की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों को सेम ही मिला है। तो इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, किसको कंपेयर करना चाहता हूँ? मैं कंपेयर करना चाहता हूँ आर एच को और आर अल्फा को। सो आर एच अपॉन आर अल्फा, बेसिकली आर एच अपॉन आर अल्फा अगर मैं लिखता हूँ तो उसका वैल्यू होगा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है, आपको पता है ना, अल्फा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है 4He2 से करते हैं हम लोग, और H का रिप्रेजेंटेशन 1 तो बताओ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना लिखेंगे हम? बताओ 2 लिखेंगे। और चार्ज ऑफ ये है 2 चार्ज, और ये इसका चार्ज कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। अब अगर यही क्वेश्चन में आपको दिया होता कि दोनों का स्पीड सेम है या वेलोसिटी सेम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते। तो उस केस में आपका R1/R2 का रेशियो होता है m1/m2 इंटू Q2/Q1। और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम देता तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते। तो उस केस में आपके R1/R2 का रेशियो क्या होता है? √m1/√m2 मल्टीप्लाइड बाई Q2/Q1। लेकिन ये दोनों यहाँ नहीं यूज़ हुए, यहाँ पे ये वाला यूज़ हुआ क्योंकि मोमेंटम सेम दिया हुआ है। सो द आंसर इज 2:1। I hope it is clear. Let's save it. हाँ भाई, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो कोलिजन से लग रहा है, दिख रहा है। कोलिजन का क्वेश्चन है ये। अ बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u collides with another body b of mass 2m at rest. Okay, here we go. तो ये है हमारा एक बॉडी A। बॉडी A का मास है 4m, इसकी स्पीड हो गई u, और दूसरा एक और बॉडी यहाँ पे बना हुआ है bm, उसका मास है 2m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई u1 नहीं होगा, ये होगा u2, ये हो गया 0, और u1 की वैल्यू u दी हुई है। चलिए, द कोलिजन इज़ हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। हेड ऑन मतलब क्या होता है? हेड ऑन का मतलब होता है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की सारी वेलोसिटी अलोंग द सेम लाइन होगी, यानी द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस। अच्छा, और इलास्टिक का मतलब काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहेगा इंटायर सिस्टम का। ठीक है, इट इज़ नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कोलिजन, इट इज़ कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। इन्वॉल्व जो भी चीज़ें हैं वो पूरा बता रहा हूँ मैं कि पूरा टॉपिक रिवाइज हो। ठीक है, तो
इलास्टिक इन नेचर, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी। आप देखिए, जिन बच्चों ने मेरे पास रेगुलर प्रोग्राम किया हुआ उनको तो इसका शॉर्टकट पता होगा कि अगर कोलिजन हेड ऑन और इलास्टिक कोलिजन है और सेकंड बॉडी रेस्ट में है, तो मैंने उनको पढ़ाया हुआ है कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड का फॉर्मूला होता है 4n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n का होल स्क्वायर। अब आप पूछेंगे ये n कहाँ से आ गया भैया? तो n जो है दैट इज़ मास ऑफ सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। सेकंड वही वाला है जो रेस्ट में है, जिसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 है, फर्स्ट जो आके टकरा रहा है। तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट डेवलप किया हुआ पहले से, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। खैर, अगर मान लो आप ये नहीं जानते हो तो इतना मैं आपको अभी के अभी बता भी सकता हूँ। सबसे पहले आपको ये करना है, अगर मान लो आप ये नहीं जानते हो, तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है इलास्टिक कोलिजन का, वो कम से कम आपको याद करना पड़ेगा हेड ऑन कोलिजन का। और वो फार्मूला ये है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी क्या होती है। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है v1 का फार्मूला m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये u2 गंदा लग रहा है देखने में, इसको ठीक करते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है v1 का, कोलिजन के बाद फर्स्ट पार्टिकल का। ये पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है। अब v2 का निकालने के लिए नहीं रटने बैठ जाना, फिर उसको कुछ नहीं करना है। v2 निकालना है तो 2 को 1 से रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है 1, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है 2 लिख दो, v2 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके हिसाब से आप दोनों की वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालो। तो v1 का फॉर्मूला कोलिजन के बाद कितना आ जाएगा? तो ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा u2 वाला गायब ही हो जाएगा, क्योंकि u2 की वैल्यू तो 0 है। और m1 m2 की वैल्यू डाल दीजिए, तो m1 माइनस m2 हो गया 4m माइनस 2m यानी 2m, और m1 प्लस m2 हो गया 6m। तो ऊपर में 2m, नीचे में 6m, तो बच गया कितना? 2m बाई 6m बच जाएगा 1/3। u1 की वैल्यू u हो गई, तो इसका फॉर्मूला आ गया u/3। अब इसकी कोलिजन की बाद की काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई? इसकी कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ 1 इज हाफ, मास कितना है 4m इंटू वेलोसिटी कितनी u/3 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और कोलिजन के पहले की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसी पार्टिकल की थी हाफ इंटू 4m इंटू यू स्क्वायर। एम आई करेक्ट? सो बेसिकली दिस इज 2mu स्क्वायर। और ये रहा दूसरा वाला, सॉल्व करके कितना आएगा बेटा? ये u स्क्वायर बाई 9, ये 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2/9 आ रहा है शायद, हाँ 2/9mu स्क्वायर। अब इतना ये लेके आया था और इतना बच गया इसके पास, तो गया कहाँ बाकी? ऑब्वियसली 2 के पास गया होगा। तो सेकंड पार्टिकल की इनिशियल तो कुछ है नहीं, सेकंड पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ, मास कितना है उसका 2m, और नहीं सॉरी, सेकंड पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको v2 या तो निकालना पड़ेगा, या आप एक काम और कर सकते हैं। आप सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सिंपली क्या करिए कि फर्स्ट पार्टिकल का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसमें से फर्स्ट पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी को आप माइनस कर दीजिए। भाई इतना वो लेके आया था और इतना उसने दे दिया, ये वाला, तो बचा कितना? तो देखिए 2 में से 2/9 माइनस कीजिए, 18 में से 2 गया 16/9। ये जो 16/9 का डिफरेंस है, जब उसके पहले के पास नहीं रहा तो ये कहाँ गया? ऑब्वियसली दूसरे के पास गया होगा। पहला वाला इतना काइनेटिक एनर्जी लेके आया था, कोलिजन के बाद उसके पास इतना ही बचा, तो गया कहाँ? तो ऑब्वियसली सेकंड वाले के पास गया। तो ये सेकंड वाले का फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप बताइए फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड कितना हो गया? जो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे वो कितना होगा बताइए? फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर का फार्मूला हो जाएगा भैया जितना उसने सेकंड वाले को दे दिया डिवाइडेड बाई जितना उसके पास पहले था। फाइनल ऑफ 2 एंड इनिशियल ऑफ 1। इनिशियल ऑफ 1 इज 2mu स्क्वायर। सो बेसिकली mu स्क्वायर कट जाएगा और ये बचेगा ऊपर में 16/9 और नीचे में कितना बचेगा? नीचे में बचेगा 2।
तो आ जाएगा 8/9। तो सेकंड ऑप्शन 8/9 है, यही हमारा सही जवाब है। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन मैंने एक सॉल्व कराया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वन डायमेंशनल जो कॉलिजन होता है, जो हेड ऑन कॉलिजन होता है इलास्टिक, उसकी सारी की सारी थ्योरी आ गई, प्लस एक शॉर्टकट भी आ गया। आइंदा से क्वेश्चन करेंगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा, सीधा इसमें डाल दीजिए एन की वैल्यू। यहाँ एन की वैल्यू कितनी है बताओ? यहाँ M2 का वैल्यू कितना था? 2m था। M1 का वैल्यू कितना था? 4m था। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है यहाँ हाफ। अगर आपको ये याद रहता तो आप डायरेक्ट इसमें पुट करके इसको बना सकते थे। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना पॉज करके। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन ये कहता है, भाई ने बहुत कोशिश की है सॉल्व करने की, जिसने पेपर दिया होगा, भाई या बहन पता नहीं कौन है, कोशिश तो पूरी करिए उसने। देखते हैं सही कोशिश करिए गलत कोशिश करिए। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड। आप लोग अपना फीडबैक देना कि ये जो लिखा जा रहा है वो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसको मैं अलग से वाइट शीट पे भी लिख सकता हूँ, जो वाइट शीट मैंने पहले दिखाई थी आपको, उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, बट मेरे को लगता है क्वेश्चन के बगल में आंसर हो तो बार बार क्वेश्चन रेफर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसके बगल में लिख रहा हूँ। सो जो भी आपका फीडबैक होगा वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। In a double slit experiment, when the light of wavelength 400 nanometer was used, let's take the screenshot first. Yeah. So this is the wavelength of light being used. YDAC का question है ये, wave optics का, lambda. The angular width of the first minima formed on a screen placed at 1 meter away. So this distance of the screen is given here, and capital D is 1 meter. Was found to be 0.2 डिग्री। नो दिस इज बेटा थीटा, एंगुलर पोजीशन है, ये लीनियर पोजीशन नहीं है। देखिए फॉर्मूला रिकैप करते हैं। nth जो मिनिमा होता है YDSE में, उसका लीनियर पोजीशन का फॉर्मूला होता है 2n-1 इंटू लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाई 2d। सही है। और एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन में क्या रिलेशन होता है? आपने पढ़ा होगा, उस जो डायग्राम होता है YDSE का, उसमें y/d की वैल्यू याद करो tan थीटा आती थी। ये आपका दोनों स्लिट हो गया, ये स्क्रीन हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, और यहाँ पे अगर आप इन दोनों लाइट को फोकस कर रहे हैं तो जिस पॉइंट को आप कंसिडरेशन में लेते थे वो y होता था, और ये जो डिस्टेंस होती थी इसको हम d लिखते थे, और ये सेंटर से इसको मिलाते थे तो इसका एंगुलर पोजीशन कहलाता था थीटा। तो y/d की वैल्यू जो होती थी दैट इज tan थीटा। और चूंकि ये सारे एंगल बहुत छोटे होते थे, आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने जो पूरा पैटर्न देखा, फ्रिंज पैटर्न जिसको आप कहते हैं, उसकी पूरी जो थिकनेस होती है, मतलब जितने फ्रिंजेस बनते हैं, सारे फ्रिंजेस को एग्रीगेट मिला दे तो 1.5-2 मिलीमीटर के अंदर सारा कुछ, सारा सीन बन जाता है। ठीक है। और ये जो अपना लेज़र बीम रहता है, ये कम से कम 1.5-2 मीटर की दूरी पे होता है। तो आप सोचिए कि आप यहाँ से लेज़र बीम मार रहे हैं और यहाँ पर जो ये जो पैटर्न बन रहा है वो कुल मिला के इतना बड़ा बन रहा है, तो जो भी एंगल इसमें इन्वॉल्व होगा वो एंगल बहुत ही छोटा एंगल होगा। तो इसीलिए आप tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो मुद्दा ये है कि अगर आपको लीनियर पोजीशन से एंगुलर पोजीशन निकालना तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी फॉर्मूला मिल जाए वहाँ कैपिटल D से डिवाइड कर दीजिए बस। इसी तरह से nth मैक्सिमा होता अगर यहाँ पे, यादाश्त तेज करो, देखो, लैम्डा इंटू एन लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d होता है मैक्सिमा का लीनियर पोजीशन, nth मैक्सिमा का। ठीक है। n = 1 2 3 4 पुट करते हैं इस तरह से हम। और अगर इसका भी एंगुलर पोजीशन निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, कैपिटल D से डिवाइड कर देना बस। अब आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा इफ द इंटायर एक्सपेरिमेंटल apparatus इज इमर्स्ड इन वाटर। अब देखिए, तो सबसे पहले तो पहला मिनिमा की बात हो रही है यहाँ पर, फर्स्ट मिनिमा की अगर बात हो रही है तो फर्स्ट मिनिमा का सर जी एंगुलर पोजीशन होगा θ1, और उसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, n को 1 डाल दीजिए तो यह आ जाएगा 2n-1 यानी 2-1 यानी 1 नहीं लिखते हैं, लैम्डा d तो डिवाइड ही कर दिया हमने। ये आपका पहला मिनिमा का एंगुलर पोजीशन है, फॉर्मूला, वैल्यू नहीं, फॉर्मूला ये दिया हुआ आपको। और अब आपने पूरे अपरेटस को पानी में डुबा दिया। अब यह मामले में ट्विस्ट, अब पूरे अपरेटस को अगर आप पानी में डुबा देंगे तो क्या होगा बताइए? तो आपका लैम्डा जो हो जाएगा नया वाला वो हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू।
वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जो भी YDSE का सेटअप है, उस पूरे सेटअप को अगर हम उसका मीडियम बदल देते हैं, ये जो लैम्डा हम लिखते हैं वैक्यूम में लिखते हैं, तो जो दूसरे मीडियम में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लैम्डा को उस म्यू से डिवाइड करना होगा। ये आपने रे ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है स्नेल्स लॉ में, बताइए? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम नीचे और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई लैम्डा ऑफ लाइट इन मीडियम। और इसको हम लिखते थे क्या? इसको हम लिखते थे, बताइए क्या? इसको हम लिखते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। इन्वर्सली होता था, वैक्यूम का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लैम्डा का जो मीडियम में जो आएगा वो कितना आ जाएगा? लैम्डा नॉट बाई म्यू आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब जो नया थीटा आपका बनेगा उसी पहला मिनिमा का वो हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू डी, और कुछ नहीं बदलने वाला, लैम्डा बदल जाएगा बस। यानी जो भी आपकी वैल्यू थी उसमें म्यू से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। जो पिछला थीटा था उसकी वैल्यू को म्यू से कर दीजिए डिवाइड। तो पिछला थीटा कितना था भाई? पिछला थीटा था 0.2। ब्लैक नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ब्लैक से लिखा हुआ पेपर में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैं दूसरे कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। सो थीटा 1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी डैश की, वो कितनी आ जाएगी? ओरिजिनल थीटा हमारा 0.2 डिग्रीज था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी है, पानी का होता है 4/3। तो प्रभु ये आ जाएगा 0.6 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, चुनिए 0.15 डिग्री। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। आइए, आधा पेज कर लिया हम लोगों ने। इतने टाइम में मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया होता अगर मेरे को केवल सॉल्व करना होता इसको। बट प्रॉब्लम केवल सॉल्व नहीं करना है, हमें करना क्या है? हमें थ्योरी भी डिस्कस करनी है कि इसी बहाने हमारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हुआ भाई? चलो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड? एडी करंट क्या होता है? कब होता है एडी करंट? क्या होता है एडी करंट, बताइए? एडी करंट जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। किस में डेवलप होता है? जब सॉलिड ब्लॉक ऑफ मेटल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट्स पैदा होते हैं जिनको एडी करंट्स कहते हैं। और वो एडी करंट करवाते हैं हीट लॉस और ब्रेकिंग इफेक्ट भी देते हैं। मतलब जिस मोशन के वजह से वो पैदा हो रहे हैं उसी मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ईएमएफ का तो है ही इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। अपने पिताजी की ही हत्या करता है, जिससे पैदा हुआ उसी को अपोज करेगा। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एडी करंट इज नॉट यूज? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अपने आपने 12th में एडी करंट पढ़ा होगा तो आपको पता है इंडक्शन फर्नेस में बाकायदा एडी करंट यूज़ होता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग में बिल्कुल यूज़ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी एडी करंट यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में जो होता है वो जूल्स लॉ यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि वायर से करंट जाता है और जो हीट डेवलप होती है वो वायर के थ्रू डिसिपेट होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट में हीटर में एडी करंट का कोई रोल नहीं है। तो ये इसका सही जवाब है भाई साहब। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, इसमें कुछ खास आपको और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है वो है सरफेस टेंशन चैप्टर से है शायद। पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, थोड़ा बड़ा हो। ओके, a soap bubble having radius 1 millimeter is blown from a detergent solution having a surface tension of 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton meter. The pressure inside the bubble equals at a point Z0 below the free surface of water in the container. Taking G equal to 10 meter per second square, density of water 1000 kg per meter cube, the value of Z0. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि एक सोप बबल है जिसकी रेडियस 1 mm है। अब इसको हमने ब्लो किया फ्रॉम अ डिटर्जेंट सोल्यूशन से निकाल के ब्लो किया और डिटर्जेंट सोल्यूशन का सरफेस टेंशन दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर। अब जो प्रेशर है बबल के अंदर में वो एट अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो आपको Z0 की वैल्यू निकालनी है,
ठीक है। तो Z नॉट क्या है यहाँ पे, Z नॉट डेप्थ है, ठीक है। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट Z नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। अब बताइए अगर आप पानी के सतह के नीचे हैं तो Z नॉट डेप्थ पे आपका प्रेशर कितना होगा। प्रेशर का फॉर्मूला इनसाइड द लिक्विड होता है डेंस रो जी एच, पढ़ा होगा आपने। सो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, जी तो होगा ही होगा, और यहाँ Z नॉट लिख दीजिए। अब भाई साहब जो बबल है उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा बताइए। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल। द प्रेशर इनसाइड द बबल, जब आप कोई बबल फुलाते हैं या कोई ड्रॉप बनाते हैं तो उसके अंदर एक एक्सेस प्रेशर होता है, आपने पढ़ा एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बबल को हैविंग रेडियस 1 इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सोल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन ऑफ दिस मच, ठीक है। तो ये डिटर्जेंट सोल्यूशन के अंदर नहीं बनाया गया, ये डिटर्जेंट सोल्यूशन से निकाल के बबल बनाया गया, यानी इसके अंदर भी हवा है और इसके बाहर भी हवा है। इस तरह के एयर बबल का जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, वो होता है 2 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई 4 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई आर, 4 इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई आर। ये तो इसका एक्सेस प्रेशर है, लेकिन ये एक्सेस प्रेशर को नहीं कह रहा बराबर करने, ये किसको बराबर करने कह रहा है, द प्रेशर इनसाइड द बबल। अब क्या अंदर में केवल एक्सेस प्रेशर होगा, नहीं, उसका नाम ही एक्सेस प्रेशर है। एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर। व्हाट इज बेसिकली एक्सेस प्रेशर, इट इज द प्रेशर डिफरेंस इनसाइड माइनस प्रेशर डिफरेंस आउटसाइड, प्रेशर आउटसाइड सॉरी, प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द बबल। तो अगर आपको इनसाइड का नेट प्रेशर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, आपको एक्सेस प्रेशर में एक्सटर्नल प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द नेट प्रेशर इनसाइड, टेल मी। अब आप खुद सोचो कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, दिमाग लगाओ। हवा में आपने बबल फुलाया है अगर, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो टोटल प्रेशर इनसाइड में कितना हो गया, ये तो अच्छा क्वेश्चन है मेडिकल के हिसाब से, 4T/R। यही प्रेशर इस प्रेशर के बराबर कर देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका बताइए क्या है, रो जी एच नॉट को आप बराबर कर दीजिए, मतलब रो जी जेड नॉट, आई एम सॉरी, जेड नॉट को आप बराबर कर दीजिए किसके, P नॉट प्लस 4T/R के। अब मुझे लगता है आपको सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, रो गिवन है, जी गिवन है, जेड नॉट गिवन है, जेड नॉट निकालना है आपको, और P नॉट एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक, उसको आप लगभग 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। T गिवन है, R भी गिवन है, मेरे ख्याल से रेडियस गिवन है, या रेडियस गिवन है। अब आप इससे जेड नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर ये वैक्यूम रहता तो हम P नॉट को 0 ले लेते, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा समय बचाते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इससे आपको जेड नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ठीक से लिख देता हूँ, दिस इज जेड नॉट। चलिए इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच कलर ऑफ लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। अब ये तो बचकाना क्वेश्चन है बिल्कुल, लाइट का में से किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं क्वेश्चन में, तो इसको आगे बढ़ा दो, इन्फॉर्मेशन है। तो a disk of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has a speed of 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? Good. तो ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन और वर्क बाय एनर्जी का कॉम्बिनेशन का है। इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई एक डिस्क है, वो रोल कर रहा है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उसको रोकना है। अब आप बताइए कि कोई अगर चल रहा है, किसी बॉडी के पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, तो उसके रोकने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यू हैव टू डू अ वर्क डन इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन और टॉर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू न्यूट्रलाइज दैट एग्जिस्टिंग काइनेटिक एनर्जी। तो सीधी बात है, आपके द्वारा किया गया एक्सटर्नल जो वर्क होगा दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है द वर्क डन बाय रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और रिजल्टेंट फोर्स के तौर पे यहाँ पे केवल एक्सटर्नल फोर्स है। नाउ व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? वी नीड टू स्टॉप इट, तो ये जीरो हो जाएगा। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? ये यक्ष प्रश्न है, ये निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। आंसर नेगेटिव में आएगा इस फॉर्मूले से देखें, लेकिन यहाँ दिख रहा है कहीं नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब हमें केवल मैग्नीट्यूड वर्क का निकालना है। नाउ व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? तो तपाक से बोलेंगे बच्चे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूछा है सर हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो। अब हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखेंगे केवल, क्योंकि ये रोल कर रहा है, तो इसमें हाफ एम वी स्क्वायर के साथ साथ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगा। रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है उसकी वैल्यू आ गई। अब दिया क्या हमें? स्पीड दिया, तो हम वी के टर्म्स में लिखेंगे। तो क्या आपको ये पता है कि जो डिस्क होता है उसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे स्क्वायर बाई 2 होता है, और रोलिंग के अंदर अगर सेंटर की वेलोसिटी v है और एंगुलर स्पीड को ओमेगा मान ले, तो इन दोनों का संबंध क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा को प्रभु v बाई आर लिख दीजिए, सॉल्व कीजिए, तो कितना आ गया? 3/4 एम वी स्क्वायर आ गया कि नहीं? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर 3/4 एम वी स्क्वायर, आर स्क्वायर कट जाएगा। इतना ही वर्क डन आपको करना पड़ेगा नेगेटिव में। इसको निकाल लीजिए, टाइम है तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 कितना? मास हो गया 100 किलो। स्पीड कितनी हो गई? स्पीड हो गई 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, का मतलब है 0.2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये 0.04 आएगा। 0.04 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 4 कट जाएगा, 3 जूल आंसर आना चाहिए। तो ये फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। सेव करते हैं इसको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो एक दिन में तो पूरा 45 क्वेश्चन का पेपर हम नहीं डिस्कस करेंगे। आज पहले 10 क्वेश्चन का करते हैं, उसके बाद फिर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, तो इसको कट शॉर्ट करते हैं। फिर अगली वीडियो में जो है वो हम बाकी इस पेपर के क्वेश्चन लेंगे। तो आइए, ये अभी आखिरी सवाल है अभी के सेशन का। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई वाई इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाई। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है और उसके ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, ठीक है। आपको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। अब देखिए, पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ, ये देखिए। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है पहले समझिए। इसमें ये वाला जो टर्म है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टर्म रिप्रेजेंट करता है कि ये कांस्टेंट है, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। अगर ये जो वेरिंग टर्म है ये टर्म ज़ीरो भी हो जाए तो उसकी पोजीशन ये रहेगी। तो बेसिकली y इक्वल टू जब भी आप लिखते हैं a प्लस बी साइन ओमेगा टी, तो याद रखिएगा ये दिखलाता है मीन पोजीशन। अगर आपसे कोई पूछे मीन पोजीशन क्या है, नॉर्मली इक्वेशंस में नहीं रहता है, मतलब मीन पोजीशन जीरो है। और अगर ये रहता है तो जो हार्मोनिक टर्म है, जो वेरिंग टर्म है, जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है, उसको जीरो कर दीजिए, मीन पोजीशन मिल जाएगा। फिर जो हार्मोनिक टर्म है, जो साइन और कॉस वाला टर्म होता है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन या कॉस की वैल्यू 1 होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड, ठीक है। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है एम्पलीट्यूड, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। दिस ए नॉट इज यूजलेस इन द क्वेश्चन। हमें इसको कन्वर्ट करना है हार्मोनिक इक्वेशन में। अब इसको हार्मोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के भाई दो हैं उपाय। पहला उपाय तो ये है कि आपको सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ा है, यानी दो ऑसिलेशन, मैं लिख देता हूं, सुपर पोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑन सेम ऑसिलेटर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शन। ये दोनों एसएचएम्स का फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन अगर सेम हो, जो कि यहाँ है, तो अगर आप इसको सुपर इम्पोज करेंगे
मान लीजिए एक फॉर्मूला होता है y1 है दिया हुआ आपको a1 साइन ओमेगा टी, और अगर y2 जो हो गया वो हो गया मान लीजिए a2 साइन ओमेगा टी। देखिए मैंने डायरेक्शन y का रखा है और दोनों का फ्रिक्वेंसी सेम रखा है, फेज डिफरेंस में अंतर रखा है। तो जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होता है, जो y होता है, उसका फॉर्मूला होता है a साइन ओमेगा, उसका भी वही रहेगा, सेम ही रहेगा। इट विल प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट SHM ऑफ द सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी। हाउएवर दो चीज़ें बदलेंगी, एक एम्पलीट्यूड बदलेगा और एक रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट जो आपका आएगा वो बदलेगा। और इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, यही बेस्ट तरीका है इसको पढ़ने का। ठीक है, मैथमेटिक्स से अगर आप ड्राइव करेंगे तो काम थोड़ा लंबा हो जाएगा, और आप मेडिकल के हैं तो आपको हो सकता है समझ में भी ना आए। तो आपको एडवाइस किया जाता है कि जब दो SHM आपको सुपर इम्पोज होते हुए देखें जो सेम डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में, दोनों का एंगुलर फ्रिक्वेंसी अगर सेम हो तो ये फंडा लगा दीजिए। आपका जो फॉर्मूला होगा ए का, ए रिजल्टेंट का, वो फॉर्मूला होता है √A1² + A2² + 2A1A2 cos थीटा, ये होता है। अब आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए। cos थीटा का मतलब cos थीटा नहीं, cos फाई है बेसिकली, हमने फेज डिफरेंस फाई लिया। So in this question, what is A1? So A1 is A, A1 is A, A2 is B, A2 is B, phi is 90 डिग्री, phi is 90 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ जाएगा, A रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगा √A² + B²। ये कुछ नहीं है, ये मीन पोजीशन दिखलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, √A² + B²। ये वेक्टर वाला फॉर्मूला पैरेललोग्राम लॉ के जैसा दिखता है बिल्कुल ये फॉर्मूला। इसका थीटा भी बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ के जैसा होता है। अगर किसी ने आपसे थीटा पूछ लिया तो आपका आंसर होना चाहिए A2 साइन। फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले आइडेंटिकल हैं, एक चैप्टर का फॉर्मूला अगर सही से याद रहा तो हो सकता है वो दूसरे चैप्टर में वही सेम टू सेम फॉर्मूला जो है लग जाए, सिमिलर फॉर्मूला। ये थीटा का फॉर्मूला होता है, बट उसकी ज़रूरत है नहीं, हमें केवल एम्पलीट्यूड पूछा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, और ये आंसर आ जाएगा हमारा। हमेशा याद रखिएगा जो कांस्टेंट टर्म होता है ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जब हार्मोनिक टर्म को 0 पुट करेंगे तो जो बच जाएगा वो होता है मीन पोजीशन। अब अगर किसी ने लिख दिया मान लीजिए इक्वेशन में y = है, मान लीजिए अल्फ़ा साइन बीटा टी, अब पूछेगा इसमें मीन पोजीशन क्या है, तो भैया मीन पोजीशन इसमें y 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं इस हार्मोनिक टर्म को 0 पुट करूंगा तो y 0 आ जाएगा। बट इसमें जब मैं हार्मोनिक टर्म को 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरा y 0 नहीं आ रहा है, मेरा जो वैल्यू आ रहा है वही मीन पोजीशन है। तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रिक्वेंसी। चलिए बस आज का सेशन यही रोकते हैं। अगर आपको डिटेल में इन 10-12 दिन के अंदर कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7763819977। आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं, और उसमें जो सहायता बन पड़ेगी 10-12 दिन के अंदर वो किया जा सकता है। और भी बड़े सारे प्रोग्राम हैं, हमारे रेगुलर प्रोग्राम भी है, तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। जो आपके जो नॉन फ्रेंड्स होंगे जो अगले साल देने वाले होंगे नीट या जेईई मेन की परीक्षा, तो अभी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी हम एड्रेस करेंगे अगली सेशन में, ठीक है। और इसी तरह हम जेईई मेन का भी एक पेपर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।